गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और जिसमें हमने पहली स्लाइड्स पढ़ चुके थे। पहली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने पढ़ा था कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी क्या है और ये किस तरह से समाजशास्त्र से जुड़ी है, कौन कौन से मानव शास्त्री हैं जिन्होंने इसकी उत्पत्ति में और इसके विकास में योगदान दिया है। वो थोड़ा बहुत हम अपने पहले जो लेक्चर था उसमें हम इस शुरुआत इसकी कर चुके हैं। आज उसी को विस्तार देते हुए, उसी का एक्सपांशन करते हुए हम इस पर चर्चा करेंगे। एक एक स्लाइड हम देखते जाएंगे और मैं आपको विस्तार से बताती चली जाऊंगी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर में कि मानव शास्त्र की उत्पत्ति के लिए जो दो स्कूल ऑफ थॉट को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। यानी मानव शास्त्र की उत्पत्ति के बारे में दो जो चिंतन संप्रदाय हैं, दो मानव शास्त्रियों के गुट हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और जिन्होंने अपना योगदान दिया और इसको समझाने का प्रयास किया। पहला है ब्रिटिश स्कूल ऑफ थॉट यानी ब्रिटिश संप्रदाय, चिंतन संप्रदाय, और दूसरा है अमेरिकन चिंतन संप्रदाय। जो ब्रिटिश चिंतन संप्रदाय है वो ये कहता है कि मानव शास्त्र की 3 ब्रांचेज हैं या 3 शाखाएं हैं, या हम मानव शास्त्र में इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो उन्होंने जिस चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जिन शाखाओं की चर्चा की, वो 3 हैं। कौन कौन सी? एक बायोलॉजिकल या फिजिकल, जिसको हम जैविकीय या शारीरिक मानव शास्त्र बोलते हैं, दूसरा सामाजिक मानव शास्त्र और तीसरा पुरातत्व शास्त्र। इन तीनों शाखाओं का जिक्र हम अपने पहले के लेक्चर में कर चुके हैं। इनमें हम क्या क्या पढ़ते हैं ये हम बहुत डिटेल में वहाँ चर्चा कर चुके हैं। दूसरा देखिए, जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट, जिन्होंने कहा कि 4 ब्रांचेस हैं, यानी मानव शास्त्र की 4 उपशाखाएं हैं। कौन कौन सी? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी जैविकीय शारीरिक मानव शास्त्र, दूसरा सांस्कृतिक मानव शास्त्र, तीसरा पुरातत्व शास्त्र और चौथा लिंग्विस्टिक यानी भाषाई मानव शास्त्र। ये सभी शाखाओं की चर्चा हम लगभग कर चुके हैं कि कौन सी शाखा में किस चीज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एंथ्रोपोलॉजी के कंसेप्ट को और क्लियर करने की कोशिश करते हैं, जो कि हमने पहले के क्लासेस में की थी, उससे ज़्यादा और विस्तार करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जैसे समाज शास्त्र का नाम है सोशियोलॉजी यानी समाज का शास्त्र, समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा था कि A.L. क्रोबर जो मानव शास्त्री थे, उसने कहा कि ये दोनों ट्विन सिस्टर हैं, जुड़वा बहनें हैं। क्यों? क्योंकि समाज के बिना मानव का अस्तित्व नहीं, मानव के बिना समाज का अस्तित्व नहीं। इसलिए समाज शास्त्र को पढ़ते समय हमें मानव शास्त्र को समझने की जरूरत है, और जब हम मानव शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें मानव शास्त्र को समझने के लिए समाज शास्त्र की जरूरत होती है। यानी दोनों सब्जेक्ट अंतर संबंधित है, इंटर रिलेटेड है, एक के बिना दूसरे के अस्तित्व को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए फिर चर्चा होने लगी सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानव शास्त्र। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि हम मानव शास्त्र में स्टडी ऑफ मैन करते हैं, यानी मनुष्य का अध्ययन करते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि समग्र मानव का अध्ययन करते हैं, यानी मनुष्य के समग्र पक्ष जो है उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषाई, हर एक उसके पक्ष का अध्ययन करते हैं। हम उसकी संस्कृति का अध्ययन करते हैं। वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उस समय में चार्ल्स डार्विन की एक थ्योरी इमर्ज हुई थी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, उद्विकास का सिद्धांत, और उनकी पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजाति की उत्पत्ति। तो जो पुस्तक आई और जो उनकी थ्योरी आई थी, उसमें ये मदद मिलती थी कि किसी भी प्रजाति, किसी भी समूह की, किसी भी जो धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबका उद्विकास कैसे हो, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनका उद्विकास कैसे हुआ और आज तक का विकास जो हुआ वो कैसे हुआ, उस पर फोकस किया गया। उसी थ्योरी को, उसी उद्विकासवादी सिद्धांत को आधार बनाते हुए जो है मानव शास्त्र में भी अध्ययन प्रारंभ हुआ। दूसरी चीज देखिए, यहाँ हमने एक शब्द और लिखा है कि 19वीं शताब्दी में इथनोलॉजी शब्द यूज होता था सामाजिक या सांस्कृतिक मानव शास्त्र के स्थान पर, जिसको आज आप सामाजिक मानव शास्त्र, सांस्कृतिक मानव शास्त्र कह रहे हो, उससे पहले यहाँ पर इस्तेमाल होता था इथनोलॉजी। इथनोलॉजी का हमने आगे मीनिंग क्लियर किया है कि इथनोस का मतलब होता है रेस, प्रजाति, और लोगोस का मतलब अध्ययन, यानी प्रजातियों का या मनुष्यों के कुछ समूहों का अध्ययन करने वाला जो विषय था वो इथनोलॉजी कहलाया। प्रजाति क्या होती है? हम देखते हैं कि मंगोलाइड, कॉकेशाइड, आपने ये सब नाम सुने होंगे और अपनी प्रारंभिक कक्षाओं में जब आपने विज्ञान पढ़ा होगा और ओरिजिन ऑफ स्पीशीज
के बारे में या मानव प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने ये सब पढ़ा होगा वहाँ पर कि जो हमारी जो हमारा जो शारीरिक और सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं के आधार पर मनुष्यों के जो समूह बनते हैं उनको प्रजाति कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जापान या चीन के जो लोग होते हैं वो उनका कद, उनका आँख, नाक, कान, रूप, रंग सब अलग होता है। जो एशियंस हैं उनका अलग होता है ना। ऐसे ही अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिकन, ईस्टर्न यूरोपियन, तो जो भौगोलिक कंडीशंस, भौगोलिक स्थितियों के आधार पर जो है मनुष्य का जो फिजिक होता है, उसका शारीरिक रचना होती है वो प्रभावित होती है, और ऐसे ही हमारी सामाजिक सांस्कृतिक रचना भी प्रभावित होती है। तो ऐसे समूह को, ऐसे जो समूह थे उन विभिन्न समूहों का, उनके व्यवहारों का अध्ययन करने का जो प्रयास था वो एथनोलॉजी कहलाता था। ठीक है, अब नेक्स्ट में आइए। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे कि दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, एक ब्रिटिश स्कूल और एक अमेरिकन स्कूल। ब्रिटिश स्कूल क्या कहता है, ब्रिटिश संप्रदाय है या ब्रिटिश मानव शास्त्री थे, उनका फोकस था कि मानव शास्त्र जो है सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन का अध्ययन करता है। और जो अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट था यानी अमेरिकन मानव शास्त्री हैं, उनका कहना है कि मानव शास्त्र जो है वो संस्कृति का अध्ययन करता है। तो एक तरफ सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव शास्त्र है, और दूसरी तरफ संस्कृति का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानव शास्त्र है। ठीक है, इसीलिए आज जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र, यानी स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करता है तो सामाजिक, और संस्कृति के अध्ययन करता है तो सांस्कृतिक। तो नई ब्रांच उभर के आई सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक सांस्कृतिक मानव शास्त्र। चलिए, अब जैसे अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि डार्विन की जो थ्योरी थी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, उसको ध्यान में रखकर जो है मानव शास्त्र का विकास शुरू हुआ। मानव शास्त्र में चूंकि हम मनुष्य की उत्पत्ति, उसके विकास की बात करते हैं, तो उसको बेस बनाकर दो मानव शास्त्री हुए, दो सामाजिक मानव शास्त्री हैं। देखिए ये नाम लिखा है, हेनरी मैन और दूसरा एल.एच. मॉर्गन यानी लुइस हेनरी मॉर्गन। इन दोनों को संस्थापक जनक माना जाता है, सामाजिक मानव शास्त्र का संस्थापक जनक, फाउंडिंग फादर जो है, इनको माना जाता है कि ये इसके संस्थापक जनक हैं। और इन्होंने इवोल्यूशनरी थ्योरी को यानी डार्विन के उद्विकासवादी सिद्धांत को आधार बनाकर समाज को समझने का प्रयास किया या मानव की उत्पत्ति को समझने का प्रयास किया। ओरिजिन ऑफ मैन यानी मनुष्य की जो उत्पत्ति थी वो विभिन्न स्तरों से गुजर कर हुई। यानी जो प्रारंभिक रूप था मनुष्य का वो क्या था, एप्स यानी कपी या मानव, और दूसरा जो उसका विकसित स्वरूप था वो था होमो सेपियंस। तो हम कपी से, वानर से मनुष्य बनने की जो यात्रा थी वो विभिन्न स्टेजेस से होकर गुजरी, उसी को इन्होंने उद्विकास कहा। और उसी को बेस बनाकर बाकी के जो थे, जैसे ये हेनरी मैन है, इनकी किताब का नाम एंशिएंट लॉ, और मॉर्गन की किताब का नाम एंशिएंट सोसाइटी। ठीक है, तो दोनों ही किताबें, जब कई बार क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों की पुस्तक में पहला शब्द जो है एंशिएंट है, लेकिन हेनरी मैन की किताब है एंशिएंट लॉ और मॉर्गन की किताब का नाम है एंशिएंट सोसाइटी। और दोनों ने अपनी पुस्तकों में और डार्विन के उद्विकासवादी सिद्धांत को आधार बनाकर अध्ययन करने का प्रयास किया। चलिए आगे चलते हैं। अब उन दोनों मानव शास्त्रियों का जो कंट्रीब्यूशन है उद्विकासवादी सिद्धांत के आधार पर, उसकी चर्चा हम इस स्लाइड में करेंगे। हेनरी मैन, ब्रैकेट में मैंने उनकी किताब का नाम दे दिया एंशिएंट लॉ, उन्होंने कहा कि उन्होंने दो प्रकार की सोसाइटीज बताई। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, एक स्टेटस सोसाइटी, हिंदी में प्रस्थिति समाज, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट संविदा समाज। दो हो गए, प्रस्थिति समाज और संविदा समाज। उन्होंने कहा जो ये प्रस्थिति समाज होता है, प्रस्थिति पर आधारित समाज होता है, जिसको परंपरागत समाज भी कहते हैं, ट्रेडिशनल सोसाइटी भी कहते हैं, ये किनशिप पे यानी नातेदारी पर आधारित होती है। यानी जो नातेदारी होती है उससे एक व्यक्ति की समाज में स्थिति तय होती है। किसी भी समाज में एक व्यक्ति की स्थिति नातेदारी से यानी किनशिप से तय होती है। ऐसे समाज को इन्होंने कहा कि ये स्टेटस बेस्ड सोसाइटी है या ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी परंपरागत समाज है या प्रस्थिति आधारित समाज। जो नातेदारी होती है मनुष्य की, उसके आधार पर उसको पोजीशन या पद समाज में मिलता है। दूसरी सोसाइटी उन्होंने बताई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी यानी संविदा आधारित समाज। उन्होंने कहा इस सोसाइटी में जो है वो व्यक्ति के जो अचीवमेंट है, उसकी उपलब्धियां हैं, उसकी जो व्यक्तिगत उपलब्धियां होती है उसके आधार पर उसको पोजीशंस मिलती है, जैसे कि आज के समाज में होता है। आपकी उपलब्धि है, आप डॉक्टर हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां हासिल की हैं, तो आपको जो डॉक्टर का पद मिला है वो आपकी उपलब्धि है। तो आपको आपकी उपलब्धि के आधार पर जब जिस समाज में
पोजीशन मिलती है, पद मिलता है, स्थान मिलता है, तो उसको उन्होंने कहा ये संविदा आधारित समाज है। और पहले जब नातेदारी के आधार पर कि ये परिवार का बड़ा है, बुजुर्ग है, आयु वाइज या नातेदारी में ये सबसे बड़ा है, तो उसको पद दिया जाता था। उस सोसाइटी को उन्होंने कहा स्टेटस बेस्ड यानी परिस्थिति आधारित समाज। तो हेनरी मैन ने 2 प्रकार के समाज बताए, पहला परिस्थिति आधारित समाज और दूसरा संविदा आधारित समाज। अब वो ये कहते हैं कि जो समाज का उद्विकास हुआ वो कहाँ से हुआ? पहला स्टेटस बेस्ड सोसाइटी से हम कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी की तरफ हमने मूव किया, यानी जो पहला चरण था समाज के उद्विकास का वो स्टेटस बेस्ड था, और आज या वर्तमान में जब हम आगे बढ़े तब वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो गया, यानी संविदा आधारित समाज हो गया। ठीक है, तो इन्होंने समाज का उद्विकास बताया, पहला चरण आपका स्टेटस बेस्ड और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सोसाइटी। उसी तरह हेनरी मॉर्गन जो थे, एल.एच. मॉर्गन, उन्होंने भी उद्विकासवादी सिद्धांत का इस्तेमाल किया और उन्होंने बताया कि जो समाज था वो इन निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरी। कौन कौन सी? उन्होंने कहा जो पहला स्टेज था मनुष्य का वो सेवेजरी था। ठीक है, सेवेजरी यानी अरण्य अवस्था भी कहते हैं, वन जंगली अवस्था, अरण्य अवस्था या जंगली अवस्था, अरण्य भी जंगल को कहते हैं, तो एक हिंदी कई जगह आपको अरण्य अवस्था, कई जगह जंगली अवस्था कुछ भी मिलेगा। तो अरण्य अवस्था थी। दूसरी जो थी वो बर्बर अवस्था थी, बर्बरता की अवस्था थी, और तीसरी जो थी सभ्यता की अवस्था थी। उन्होंने कहा सोसाइटी जो है, समाज का विकास इन निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरा। हम सेवेजरी से सभ्य समाज की तरफ आए, सभ्यता की तरफ आए। सेवेजरी और तीनों ही समाजों में जो इकोनॉमिक सिस्टम था, अर्थव्यवस्था थी, वो अलग अलग थी, वो उसकी टिपिकल जो विशेषता थी। कैसी? सेवेजरी सिस्टम जो था, अरण्य अवस्था या जंगली अवस्था जो थी, उसमें हंटिंग एंड फूड गैदरिंग हुआ करती थी, यानी मनुष्य का जो अस्तित्व था वो किस पर निर्भर था? वो हंटिंग यानी शिकार, और फूड गैदरिंग यानी भोजन संकलन करना, भोजन एकत्र करना। तो चूंकि मनुष्य जो था वो जंगली अवस्था में रहता था, तो जंगली अवस्था में वो या तो उसकी जो नीड्स थी वो कैसे पूरी करता था? हंटिंग, शिकार करके, या फिर पेड़ पौधों से अपना भोजन एकत्र करके। तो भोजन एकत्र करना या फिर शिकार अवस्था करना। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ और वो नेक्स्ट स्टेज में आया, वो आई बार्बरिज्म अवस्था यानी बर्बरता की अवस्था। इस स्टेज में मनुष्य ने छोटी बहुत जो झूम खेती कहलाती है, यानी छोटे छोटे स्थान पर वो स्थानांतरित खेती करता था, एग्रीकल्चर उसने शुरू किया, और एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन शुरू किया उसने। तो दूसरी अवस्था जो थी वो कृषि और पशुपालन से संबंधित थी। फिर वो और आगे विकसित हुआ, अगला चरण आया समाज का, तो वो सभ्यता की अवस्था आई, यानी सिविलाइजेशन आया, और वो उसमें लिटरेसी यानी साक्षरता आ गई, आप पढ़ाई लिखाई आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, विकसित तकनीक आ गई, उद्योग आ गए, राज्य आ गए, इस पॉलिटिकल सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो यहाँ आ गए। तो मॉर्गन का कहना है कि जो मनुष्य का जो समाज था वो 3 चरणों से गुजरा है। उद्विकास के 3 चरण है, कौन कौन से? जंगली अवस्था या अरण्य अवस्था, बर्बरता की अवस्था और सभ्यता की अवस्था। ठीक है, चलिए अब हमें पढ़ना है कि जो ये मानव शास्त्र उभर कर आया, इसकी इतनी ब्रांचेज आई और इतने उद्विकास के मेथड को इतने सारे मानव शास्त्रों ने इस्तेमाल किया, और उन्होंने विवाह, नातेदारी, परिवार, इन सब पे ये सिद्धांत लागू किया और बताया कि कैसे पहला चरण क्या था, विवाह का, परिवार का, नातेदारी का, समाज का, मनुष्य का, और वर्तमान चरण क्या है, या वो किस किस चरणों से होकर आज सभ्य समाज तक आया है। ये सारे जो आप विवाह, परिवार, नातेदारी, धर्म, इन सब के भी उद्विकास से स्वरूप पढ़ेंगे, लेकिन जब हम इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे। अभी यहाँ हम जो है मानव शास्त्र की उत्पत्ति, उसके विस्तार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमने बहुत डिटेल में सिर्फ समाज को टच किया है कि समाज की उत्पत्ति जो हेनरी मैन और एल.एच. मॉर्गन ने बताई है, उसने कैसे उद्विकासवाद के सिद्धांत को अप्लाई किया, हमने सिर्फ यहाँ भी उनकी चर्चा की है। अब हमें पढ़ना है कि इस विषय का स्कोप क्या है, विषय क्षेत्र क्या है, सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो देखा जाए तो अब तक हम पढ़ते आए हैं कि सिर्फ मनुष्य और उसकी संस्कृति, 2 चीजों का अध्ययन करने पर यह विषय जो है फोकस दे रहा है। चलिए हम देखते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में किस किस का साइंटिफिक स्टडी किया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज है हमारे पास मनुष्य, एक है संस्कृति, और तीसरा है समाज। तो मनुष्य, संस्कृति और समाज, इन तीनों का अध्ययन करने पर जो बल देता है वो देता है मानव शास्त्र। यानी मानव शास्त्र का जो स्कोप है, विषय क्षेत्र है, सब्जेक्ट मैटर है, वो क्या क्या है? मनुष्य, मनुष्य की संस्कृति और मनुष्य का समाज। ठीक है, एक अलग
विचारक हैं एरिक्सन, जिन्होंने कहा कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी जो है, सामाजिक मानवशास्त्र है, वो इन सब चीज़ों का भी अध्ययन करता है। क्या क्या सजेस्ट किया उन्होंने कहा एक तो स्मॉल स्केल सोसाइटी यानी लघु क्षेत्र समाज, यानी जो लघु आकार के समाज होते हैं उनका अध्ययन करता है ये। दूसरा, नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, गैर औद्योगिक समाज, यानी जिनमें उद्योग नहीं थे। अभी आपने पढ़ा कि या तो कृषि है या उनके पास क्या है, कृषि है, पशुपालन है या जंगली अवस्था है, हंटिंग गैदरिंग करते हैं, तो जो नॉन इंडस्ट्रियल सोसाइटी हैं वो आ जाएंगे। तीसरा, स्मॉल एंड लार्जर इश्यूज ऑफ सोसाइटी, समाज के जो छोटे और बड़े मुद्दे हैं, पक्ष हैं, उन सब का ये अध्ययन करता है। इसलिए क्या हो गया कि एंथ्रोपोलॉजी, अब जो लोग पहले ये कहते थे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में परिभाषा आपने अपने पहले लेक्चर में पढ़ी थी कि आदिम समाज का या जनजातीय समाज का अध्ययन करते हैं, तो इसका स्कोप धीरे धीरे बढ़ता गया और अब वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये केवल प्रिमिटिव पीपल यानी आदिम या जनजातीय समाज का अध्ययन करने वाला विषय नहीं है। अब इसका जो सब्जेक्ट मैटर है या विषय क्षेत्र है वो विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये लिखा है ना कि समाजशास्त्र का क्षेत्र जो है विस्तृत हो गया है, बड़ा हो गया है। अब ये सोसाइटी का, ट्राइबल सोसाइटी का भी अध्ययन करता है और ये अर्बन सोसाइटी का यानी नागरिक समाज का, नगर समाज का भी अध्ययन करता है, शहरी समाज का भी अध्ययन करता है और ट्राइबल सोसाइटी का भी अध्ययन करता है, कृषक समाज का भी अध्ययन करता है, फोक सोसाइटी का भी अध्ययन, यानी ये अब समाज का समग्र रूप में अध्ययन करता है ना। और उसी तरह ये चेंज, उनमें होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन करता है। तो आज जो है इसका जो विषय क्षेत्र है जो है वो अपने जो प्रारंभिक रूप था जब मानवशास्त्र का प्रारंभ हुआ था, वहां से यहाँ तक आने में इसका जो स्कोप है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया है। और खास तौर से जब अब ग्लोबलाइज वर्ल्ड में है जहाँ बहुत जल्दी से चेंजेस हो रहे हैं, तो हम एंथ्रोपोलॉजी को और उसका विस्तार होता जा रहा है। इसकी बहुत सारी नई ब्रांचेस आ गई हैं, जैसे आपने अभी तक सिर्फ 3 या 4 ब्रांचेस पढ़ी जो ब्रिटिश स्कूल या अमेरिकन स्कूल ने बताया आपको। अब बहुत सारी हैं, साइकोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी भी आ गया है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी तो था ही, कम्युनिकेटिव और स्किल एंथ्रोपोलॉजी भी आ गया है। बहुत सारी नई ब्रांचेस जो हैं एंथ्रोपोलॉजी के क्षेत्र में एंटर हो रही हैं। यानी जितना आपके समाज का विकास होता जा रहा है, समाज के नए नए आयाम खुलते जा रहे हैं, वो सब ब्रांचेस भी अब हम एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करने लगे हैं और उद्विकासीय सिद्धांत या इवोल्यूशनरी थ्योरी का प्रयोग करके उनको समझने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया। ये अभी तक की जितनी स्लाइड्स है वो मानव शास्त्र किस चीज़ की स्टडी करता है उन सबको फोकस कर रहा है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है अभी आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए अब मैं बहुत छोटे में एक चीज़ आपको बताऊंगी। आप स्टडी कर रहे हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी, एक है सोशियोलॉजी। मैं सिर्फ एक शब्द लिखूंगी और राइटिंग पे मत जाना बच्चों, क्योंकि ये इससे जब हम लिखते हैं तो राइटिंग क्लियर नहीं आती। यह सोशियोलॉजी समाजशास्त्र, या एंथ्रोपोलॉजी मानवशास्त्र। सोशियोलॉजी स्टडी करता है समाज की, ठीक है, तो मैंने लिख दिया शब्द खाली सा, ये राइटिंग क्लियर नहीं आती बच्चों। और जो एंथ्रोपोलॉजी है वो स्टडी करता है मानव की, तो हमने लिख दिया मां। ठीक है, अब समाज तब तक नहीं बनता जबकि मानव नहीं आते, और मानव को समझने के लिए हमें समाज चाहिए। यानी ये दोनों जो विषय हैं ये कैसे हैं, आपस में इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। समाज शास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मानव शास्त्र मानव का अध्ययन करता है। और मानव कहाँ रहता है समाज में, तो मानव को समझने के लिए हमें समाज शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। और समाज बनता है मानव के संबंधों से, यानी मनुष्य के संबंधों से मिलकर बनता है समाज, तो हमें समाज का अध्ययन करना पड़ेगा। यानी दोनों ही विषय एक को समझने के लिए दूसरा अनिवार्य है। इसीलिए एल क्रोबर ने कहा था कि ये दोनों बोथ आर ट्विन सिस्टर, यानी एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर द ट्विन सिस्टर, दोनों जुड़वा बहनें हैं, एक के बिना दूसरे को नहीं समझा जा सकता। और इन दोनों के संयोजन से, इन दोनों के मिलने से ही जो नई ब्रांच उभर कर आई और जिसकी स्टडी हम कर रहे हैं वो क्या है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी यानी सामाजिक मानवशास्त्र। ठीक है बच्चों, तो आप जिस विषय की स्टडी कर रहे हैं वो कहलाता है सामाजिक मानवशास्त्र यानी सोशल एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर है? उम्मीद करती हूँ बच्चों ये सब समझ में आया होगा, और इसको देखिएगा, इससे प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ये सारे वीडियो देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।